हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो आज अपन फिर से स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या, वो भी एवोल्यूशन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन में बहुत बढ़िया बढ़िया अंदाज में अपन पढ़े। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, अब बहुत सारे चीजों को पढ़े। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, और हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों, तो बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ा, जो थ्योरीज को पढ़ा। और सब सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से बताया किस तरीके से एविडेंसेस दिया। बहुत सारे जैसे एक्सपेरिमेंट पढ़ा आपने, और एक स्वान ये स्वान का जो है फ्लास्क का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, स्वान नेक फ्लास्क। तो उससे पता चला कि जो लाइफ होती है वो बायोजेनेसिस होती है, यानी किसी प्रीवियस चीजों से वो किसी प्रीवियस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ये बायोजेनेसिस नहीं होती, इससे प्रूव हो गया। जब प्रूव हो गया तो बहुत सारे एविडेंसों को अपन पढ़ चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप याद कर रहे होंगे। और पीछे अपन होमोलॉजी पढ़ा हमने, एनालॉजी पढ़ा। होमोलॉजी कॉमन एंसेस्ट्री, जो एक पॉइंट से रेडिएट करके हर मतलब पूरे एरिया में फैल जाता है, उसको बोलते हैं होमोलॉजी। इसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, एडप्ट करके हर जगह रेडिएट कर जाता है। फिर एनालॉजी, जो उसे बोलते हैं जो तो स्टार्टिंग होता है डिफरेंट पॉइंट से, लेकिन आके एक पॉइंट पे वो कंसाइज होता है, या एक आइसोलेटेड एरिया में वो डिफरेंट हैबिटेट में रहना स्टार्ट कर देता है। इसी को बोलते हैं होम एनालॉजी। ठीक है बच्चों, तो एनालॉजी में फंक्शन सेम होगा और ओरिजिन डिफरेंट होगा, लेकिन होमोलॉजी में क्या होगा, फंक्शन फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन ओरिजिन सेम होगा। तो ये सारी चीज होमोलॉजी एनालॉजी बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसीलिए अब मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए, ताकि ज्यादा बेनिफिट होगा उससे आपको। तो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, तो आ जाओ पढ़ने के लिए। तैयार हो तो हम भी आज पढ़ाने के लिए तैयार हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, थ्योरीज को, किसकी चीज की, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी को अपन स्टार्ट करेंगे, और बच्चा पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होती है और लेमार्किज्म क्या है। लेमार्क ने बेसिकली अपना थ्योरी दिया, उस थ्योरी को किस तरह से डिस्प्रूव किया जाएगा और बताया जाएगा कि इन जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो इनहेरिट नहीं करता, क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर एक साइंटिस्ट ने फिर चूहे के टेल को 22 जनरेशन तक कट किया, फिर पता चला 23rd जनरेशन में भी आ गया टेल। तो क्या होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी इनहेरिट नहीं होता। इसीलिए बच्चा लोग आप समझना है और बढ़िया से पढ़ना है। थ्योरीज को देखते हैं, अपन थ्योरी को पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब हुआ कि ऑर्गेनिकली, यानी जिस तरीके से क्या बोलते हैं, लेमार्किज्म कर रहा है कि थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिट हो जाना। इनहेरिट का मतलब होता है कि हमारे कैरेक्टर में आ जाना, हमारे जीन में आ जाना, इनहेरिट कर जाना। तो फिर कहना है कि फर्स्ट टू एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, फिर नॉट एक्सेप्टेड नाउ। जब एक्सप्लेन किया अपने थ्योरी को, तो उसके थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि उसकी थ्योरी में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बेसिकली लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इनहेरिटेड कैरेक्टर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। देखो जैसे कहा कि इंटरनल वाइटल फोर्स है, किसी भी बॉडी के किसी भी पर्सन के अंदर इंटरनल वाइटल फोर्स होती है जो ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है। तो उसको करेक्ट इंटरनल वाइटल फोर्स इंक्रीज ऑर्गन साइज, ऑर्गन की साइज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर, बहुत ज्यादा इंक्रीज करने से फिर क्या होगा, फिर देखते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंटल। फिर दूसरा थ्योरी है कि चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स, यानी जब सबसे पहले है कि इंटरनल वाइटल फोर्स, दूसरा का कि चेंजिंग इन्वायरमेंट, जब किसी दूसरे एरिया में जाएगा तो उसका इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगा। जब इन्वायरमेंट चेंज होगा तो न्यू नीड्स होंगे, तो उस न्यू नीड्स के हिसाब से अडॉप्ट करेगा। तो फिर कहना है कि यूज एंड डिसयूज, जिस चीज का यूज हो रहा है और जिस चीज का डिसयूज हो रहा है, ये सारे तीनों चीज मिला करके उसका थ्योरी है। उसने बेसिकली उससे पता ये चला कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर, उसने क्या कहा कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर, इससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर होगा, यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर।
जब इंटरनल वाइटल फोर्स किसी बॉडी के, किसी पर्सन के, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, तो फिर क्या होता है, अगर वो कहीं और जाता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट, न्यू नीड्स, अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो उसकी नीड्स डिफरेंट हो जाएगी, तो उस नीड्स के हिसाब से फिर करेगा, कोई भी पोर्शन का यूज हो सकता है, किसी बॉडी ऑर्गन का, किसी भी बॉडी ऑर्गन का डिसयूज हो सकता है, डिसयूज हो सकता है। तो उस तरीके से कहा कि जैसे अपेंडिक्स ह्यूमन में पहले यूज में था, फिर डिसयूज हो गया, तो ये क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इनहेरिट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर जैसे जिराफ का एग्जांपल दिया है, देखते हैं अपन। फिर आगे तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर क्या हुआ, न्यू कैरेक्टर का फॉर्मेशन होगा, यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये तीनों थ्योरी मिलाकर। फिर क्या, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। फिर कहा कि ये सारे न्यू कैरेक्टर इनहेरिट कर गए। इनहेरिट का मतलब हमारे जीन में इंटर कर गया, हमारे जेनेटिक में उसका पार्ट बन गया, जेनेटिक हो गया। फिर एकोमुलेट ओवर जनरेशन। फिर कहना है कि जब इनहेरिट कर गया हमारे अंदर, तो हमारे से हमारे प्रोजेनी में, यानी हमारे बच्चों में ट्रांसफर होने लगा। फिर ट्रांसफर होने के फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, और इसी कैरेक्टर के साथ एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया। ये लेमार्किज्म की थ्योरी है। तो फिर आगे उसको क्रिटिसिज्म में हुआ, फिर लोगों ने उसको डिस्प्रूव भी किया, क्योंकि यहीं पे देखते हैं नॉट एक्सेप्टेड नाउ, ये बता दिया गया है कि ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया बेसिकली। जैसे एग्जांपल है लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, जिराफ के लंबे जो गर्दन है, एंड फोर लिम्स, लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्स इन जिराफ, यानी उसकी लंबी गर्दन और उसके जो लंबे फोर लिम्स है, वो इस वजह से हो गया क्योंकि उसके जब इंटरनल, यहाँ पे देख, सबसे पहले क्या, इंटरनल वाइटल फोर्स उसके अंदर होगी। इंटरनल वाइटल फोर्स का काम होगा कि जैसे जरूरत होगी वैसे अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट करने के लिए अपने अंदर से इंटरनल वाइटल फोर्स को इंक्रीज करेगा। तो जब चेंजिंग एनवायरनमेंट हुआ, तो वो लेमार्किज्म जैसे समझा रहे हैं, उसकी थ्योरी को हम अपन समझा रहे हैं, तो हम भी इसी के हिसाब से अभी समझा रहे हैं। तो उसका चेंजिंग एनवायरनमेंट हुआ, उसकी नीड हुई तो यूज एंड डिसयूज ऑर्गन। तो जो डिसयूज जो ऑर्गन उसके थे, नेक और फोरलिम, तो बहुत जब नीचे की घासें खत्म हो गई, तो ऊपर की घासें खाने के लिए या पत्तों को खाने के लिए उसकी फोरलिम्स भी लंबी हो गई और अडॉप्ट किया धीरे धीरे, और उसकी गर्दन भी लंबी हो गई। तो ये उन्होंने कहा है लेमार्किज्म ने। बेसिकली एनसीईआरटी का सारा पॉइंट है। फिर देखते हैं वेब्ड टोज इन एक्वेटिक बर्ड। वेब टोज इन एक्वेटिक बर्ड, एक्वेटिक बर्ड जो होते हैं, तो इसमें वेब टोज यानी एक टाइप के झिल्ली टाइप हो जाता है, जिससे वो स्विमिंग कर सके। फिर लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स, और जैसे डिसयूज का एग्जांपल दे दिया, जैसे स्नेक को मतलब जमीन पे ही रेंगना था, तो अर्थ पे, तो उसके लिए उसका कोई लिम्ब ही नहीं है, लिम्ब का डिसयूज हो गया, यानी लिम्ब की जब उसको जरूरत ही नहीं है तो उसका लिम्ब ही नहीं, तो लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो, क्योंकि समझना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, जिंदगी में कुछ करना भी जरूरी है, और एग्जाम क्लियर करना भी जरूरी है। तो चलो बच्चों, सारे कुछ जरूरी है, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं अपन फिर से। लेमार्किज्म थ्योरी को पढ़ चुके हैं अपन, और हम लोग पढ़ेंगे फिर उसकी क्रिटिसिज्म को, फिर और पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें, डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे। यही तो एवोल्यूशन है बच्चों। एवोल्यूशन को समझना भी बहुत आसान है, समझाना भी बहुत आसान है बच्चे, बट आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ अपने फोकस को हमारे तरफ कर दो, और फिर समझते रहो। चलो बच्चों, तैयार हो समझने के लिए? तो चलो, क्रिटिसिज्म, बेसिकली उसकी क्रिटिसिज्म हुई थी, क्रिटिसिज्म, देखो क्रिटिसिज्म किसके हुई, विजमैन की। अच्छा, क्रिटिसिज्म हुई लेमार्किज्म की, तो विजमैन थ्योरी ने, विजमैन्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंटी
theory of continuity of germplasm. हाँ, germplasm. फिर क्या किया उसने? कट. उसने फिर क्या किया? कट किया. किसको? रेट्स के यानी चूहे के टेल को. ठीक है बच्चों. फॉर 22 जनरेशन. कितने जनरेशन तक? तो कह रहे हैं फॉर 22 जनरेशन तक कट किया. फिर कट करने के बाद जब न्यू जनरेशन उसका आया, क्या हुआ? न्यू जनरेशन तो न्यू जनरेशन में उसने चेक किया तो पता चला कि टेल प्रेजेंट है. उसने देखा कि न्यू जनरेशन में क्या है? टेल प्रेजेंट है. जब न्यू जनरेशन में टेल प्रेजेंट है बच्चों, तो फिर क्या हुआ? एक चीज तो अपन भूल ही गए थे. चलो चलो जो तैयार हो पढ़ने के लिए, तो चलो आ जाओ पढ़ते अपन फिर से. बढ़िया से पढ़ेंगे. और देखो बच्चे लोग तो लाइट लगाना ही भूल गए थे. तो चलो चलो चलो. तो उसने कहा कि अरे भाई ठीक है ठीक है. प्रोटोप्लाज्म दो टाइप का होगा. कैसे? कौन सा? सोमैटोप्लाज्म हो गया, और दूसरा हो जाएगा जर्मप्लाज्म. सोमैटोप्लाज्म हो गया, जर्मप्लाज्म हो गया. सोमैटोप्लाज्म का मतलब हुआ सोमैटोप्लाज्म चेंज. सोमैटोप्लाज्म अगर चेंज हो तो नॉट इनहेरिटेड. यानी सोमैटोप्लाज्म जब चेंज होगा तो ये हमारे कैरेक्टर में इनहेरिट नहीं कर पाएगा. अगर प्रोटोप्लाज्म में चेंज हुआ तो हमारे जीन में आ जाएगा इनहेरिटेड. क्या होगा? इनहेरिटेड कर जाएगा हमारे बॉडी में, हमारे जीन में. तो फिर डार्विन का अपना थ्योरी दिया. देखो बेसिकली इसकी क्रिटिसिज्म किसने की? लेमार्किज्म की. न्यूमैन्स, हाँ, विजमैन्स ने उनकी क्रिटिसिज्म की और अपना थ्योरी दिया. क्या थ्योरी था विजमैन्स का? विजमैन्स ने उसकी क्रिटिसिज्म की तो अपना थ्योरी दिया. विजमैन्स थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, यानी कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म. उसने कहा कि जर्मप्लाज्म दो आगे बताएंगे. कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म के बारे में अपने इसने थ्योरी दी और कहा कि कट. उसने क्या किया? अपना एक्सपेरिमेंट किया. कट टेल्स ऑफ 22 जनरेशन, यानी रेट के टेल्स को 22 जनरेशन तक उसने कट किया. जब कट किया तो उसे पता चला कि न्यू जनरेशन जो आई वो न्यू जनरेशन में भी टेल प्रेजेंट है. तो उसने कंटिन्यूटी ऑफ क्या जर्मप्लाज्म, जो जर्मप्लाज्म होते हैं उसकी कंटिन्यूटी के बारे में थ्योरी दिया और इसको डिस्प्रूव करके दिखाया कि किस तरीके से जर्मप्लाज्म में जो चेंजेस होते हैं वो इनहेरिट नहीं करता. इनहेरिट का मतलब होता है कि हमारे जीन में वो इंटर नहीं करता ताकि हमारे जीन उसके हिसाब से अडॉप्ट करे. ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं आगे. तो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली देखेंगे, सोमैटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म. अच्छा सॉरी हाँ. बच्चों चलो आ जाओ पढ़ते हैं हम लोग. चलो आ जाओ पढ़ते हैं. पढ़ना क्या है कि क्रिटिसिज्म देखना है. क्रिटिसिज्म किसका?
लेमार्किज्म का। लेमार्किज्म ने क्या कहा था कि इनहेरिटेड कैरेक्टर, लेमार्क की थ्योरी में, कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो इनहेरिटेड कर जाता है हमारे बॉडी के अंदर। तो उस चीज को हम डिस्प्रूव करेंगे और बताएंगे कि एक्वायर्ड कैरेक्टर हमारे बॉडी में इनहेरिट नहीं करता। क्यों? क्योंकि विजमैन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, विजमैन ने अपना थ्योरी दिया कि कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म होते हैं वही कंटिन्यूटी होते हैं उसके अंदर, यानी वो हमारे बॉडी के अंदर हमारे में इनहेरिट कर जाते हैं। लेकिन उसने क्या किया, सबसे पहले कट रैट टेल्स फॉर 22 जनरेशन तक चूहे का टेल कट किया, और उसने देखा न्यू जनरेशन में भी ये टेल प्रेजेंट है। तो उसने कहा कि प्रोटोप्लाज्म दो टाइप के होगा, एक सोमैटोप्लाज्म, एक जर्म प्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म में अगर चेंज आए तो नॉट इनहेरिटेड, ये हमारे बॉडी में इनहेरिटेड नहीं करेगा। लेकिन अगर जर्म प्लाज्म में अगर चेंज आए, जर्म प्लाज्म में, तो ये क्या होगा, अगर चेंज आए तो इनहेरिटेड कर जाएगा हमारे बॉडी में, ये इनहेरिटेंस कैरेक्टर हो जाएगा जर्म प्लाज्म। लेकिन सोमैटोप्लाज्म में कोई अगर चेंज आए तो वो इनहेरिट नहीं करेगा। उसी को किसने समझाया, विजमैन्स थ्योरी से समझ गए, और प्रूव हो गया किस चीज का, यूज एंड डिसयूज ऑर्गन का। क्योंकि लेमार्किज्म ने कहा था कि यूज एंड डिसयूज ऑर्गन से क्या होती है, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इनहेरिटेड कर जाता है। जैसे जिराफ का एग्जांपल दिए, फिर बर्ड का एग्जांपल दिए, लिविंग बर्ड, और तीसरा ये दिए स्नेक्स का। तो ये सारी चीज है कि उस चीज का डिस्प्रूव कर दिया विजमैन थ्योरी ने, क्योंकि जर्म प्लाज्म की कंटिन्यूटी होती है, न कि सोमैटोप्लाज्म की, और एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी इनहेरिट नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, तो अपन पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो चलो पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने में बहुत ही मजा आता है हम लोगों को। हेलो बच्चों, तैयार हो? चलो तैयार हो तो आ जाओ, तैयार हो पढ़ने के लिए? आज बहुत पढ़ेंगे। देखते हैं दूसरा, डार्विनिज्म। डार्विनिज्म, अब डार्विनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, डार्विन की थ्योरी। डार्विन के बारे में बेसिकली कहा जाता है कि डार्विन एक शिप पे सवार हुए, शिप पे सवार होकर, उस शिप का नाम क्या है, एच एम एस बैगल, एच एम एस बैगन, बैगन नहीं यार, बैगल, एच एम एस बैगल, बैगल, बैगन नहीं पढ़ना, कोई बैंगन नहीं पढ़ना, बैगल पढ़ना, बैगल, बैगल। डार्विन के बारे में कहा जाता है डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसे किसे इन्फ्लुएंस कर, देखो जब डार्विन रिसर्च कर रहे थे उस समय में या उस जमाने में और भी साइंटिस्ट थे जो अपना अपना रिसर्च कर रहे थे। तो चार्ल्स लॉयल और दूसरा साइंटिस्ट है जिससे डार्विन इन्फ्लुएंस्ड हुए, कौन है ये भाई, माल्थस हो गया। तीसरा से देखो 3 साइंटिस्ट है जो डार्विन के समय पे अपना अपना रिसर्च वो भी कर रहे थे। तो बेसिकली कहा जाता है चार्ल्स ले वो फॉसिल पे स्टडी किया, किस पे, फॉसिल पे स्टडी किया। और माल्थस के बारे में कहा था ये पॉपुलेशन पे स्टडी किसने, और ये कहाँ पे स्टडी कर रहे थे, तो मैली आर्कीपेलागो, हाँ मैली आर्कीपेलागो पे वहाँ स्टडी कर रहे थे। तो सबका अपना अपना स्टडी था।
तो उन तीनों से डार्विन इन्फ्लुएंस्ड हुए। डार्विन का जो की कॉन्सेप्ट है अपन पढ़ेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। जो उसका की कॉन्सेप्ट है डार्विन का, यानी की कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है डार्विन का, वो उसने क्या कहा कि की कॉन्सेप्ट में अपने थ्योरी में है कि ब्रांचिंग डिसेंट। सबसे पहला क्या कहा, नंबर 1 ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट हो जाएगा। फिर नेचुरल सिलेक्शन दूसरा कहा, नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब ये हुआ कि देखो एक पॉइंट से 2 जनरेशन हुआ, मान के चलो ए और बी बना, फिर ए से भी 2 हो गया जनरेशन, सी डी, फिर बी से भी 2 जनरेशन हो गया, उसको बोलते हैं ई एफ। देखो ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब न्यू जनरेशन का एक पॉइंट से बहुत सारे न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होना। ठीक है बच्चों, तो ब्रांचिंग डिसेंट अपन पढ़ लिए हैं और आगे देखते हैं। हाँ और भी है, अभी तो जब बहुत जगह है इसीलिए पढ़ लेते हैं। ये सारे चीज अपन पढ़ लिए और कुछ चीज और पढ़ते हैं, इस सब को 1 2 3 में पढ़ो ये। ठीक, अब एक चीज देखते हैं, क्या है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हो गया। ओवर प्रोडक्शन को अपन पढ़ेंगे। ओवर प्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ऑर्गेनिज्म ट्राई टू, किस चीज का ट्राई करता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी अपनी प्राणी को, अपनी ऑफस्प्रिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। एक्सपोनेंशियल, कैसे ग्रोथ करना चाहता है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना चाहता है। फिर दूसरा देखते हैं, लेकिन इन रियलिटी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इज स्टेबल। किस तरीके से, तो विथ सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन की वजह से ग्रोथ क्या स्टेबल है। देखो बच्चों दूसरा भी पढ़ ही लेते हैं। हाँ दूसरा भी है, दूसरे में दिए हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्ट, ये सब डार्विन की थ्योरी है। एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में कहता है, क्या कह रहा है कि ओनली फ्यू सर्वाइव एट कॉस्ट ऑफ अदर। देखो बहुत ही मस्त उसकी थ्योरी, उसका मतलब हुआ कि ओनली फ्यू survive एट कॉस्ट ऑफ अदर। मतलब देखो उसका बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखो
रिसोर्स इज लिमिटेड, तो अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो उसमें जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट होगा, फिटेस्ट कैन सर्वाइव, फिटेस्ट कैन सर्वाइव, फिर अनफिटेस्ट जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा, अनफिटेस्ट एलिमिनेट, क्या होगा, अनफिटेस्ट एलिमिनेट हो जाएगा। ये डार्विन की थ्योरी है अपना। चलो बच्चों, चलो आ जाओ समझने के लिए, आ जाओ, बढ़िया से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और बेसिकली एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं सारे कुछ। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको पाप लगेगा, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे अपनी फैमिली नहीं बढ़ेगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लास्ट में आज एक शायरी सुनाएंगे बहुत ही बढ़िया। चलो चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए। देखो डार्विन की थ्योरी पढ़ रहे। डार्विनिज्म ने क्या किया, डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, देखो डार्विन जब रिसर्च कर रहे थे तो वो अपने रिसर्च करने शिप से गए। शिप का नाम एचएमएस बीगल है, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड पे गए, पढ़ चुके हैं पहले। फिर चार्ल्स ले इसमें फॉसिल पे स्टडी की, माल्थस पॉपुलेशन पे, वैली से में मैली आर्कीपेलागो पे स्टडी कर रहे थे। वो अपना रिसर्च कर रहे थे। हर साइंटिस्ट का अपना अपना काम था जो उससे इन्फ्लुएंस्ड है। डार्विन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है उससे। फिर की कॉन्सेप्ट देखते हैं डार्विन के बारे में। तो उसने कहा कि ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या है, उसका की कॉन्सेप्ट है और उसको याद रखना है, क्योंकि की कॉन्सेप्ट में ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब वो हुआ कि कोई भी सिंगल पॉपुलेशन स्टार्ट करेगा अपनी अपनी किसको अपनी प्रोड्यूसिंग द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग न्यू स्पीशीज फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर से किसी भी न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को ब्रांचिंग डिसेंट बोलेंगे। ब्रांचिंग जैसे एक फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुआ, आपने प्रोजेनी बढ़ाया, दो हुआ, दो से फिर उस दो हुआ, फिर उस दो से चार हुआ, इस तरीके से अपनी प्रोजेनी को बढ़ा रहा। फिर नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का ये होता है क्लाइमेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जैसे कोरोना वायरस हो गया, उसमें बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो गए। तो नेचुरल सिलेक्शन उसी का हुआ जो सर्वाइव कर गए उस मतलब वायरस के अगेंस्ट, अपने आप को फाइट किया। आप उसके जो इंटरनल वाइटल फोर्स थी उसके अगेंस्ट फाइट करके जीत गया, यानी फिटेस्ट हो गया, सर्वाइव कर गया। तो इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। फिर देखते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एक थ्योरी दी उसने, ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा ट्राई टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे छोटे से छोटे कीड़े हो या चींटी हो या ह्यूमन हो, सारे के सारे क्या करेगा, ट्राई करेगा ओवर, किस चीज की ट्राई करेगा, तो ट्राई करेगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, यानी ज्यादा से ज्यादा अपनी प्राणी को जितनी ज्यादा हिस्सेदारी होगी, जितनी ज्यादा भागीदारी होगी, इतनी ज्यादा हिस्सेदारी होगी। ये रूल है इलेक्शन का। तो इलेक्शन कमीशन में हर जगह इलेक्शन चलता है भाई, चींटियों में भी, कुत्तों में, बिल्लियों में। लेकिन क्या होते हैं, नेचुरल जो क्लाइमेटिक इफेक्ट जो होते हैं, तो उसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ होते हैं स्टेबल होते हैं। बेसिकली होना भी चाहिए, क्योंकि आगे बताएंगे बहुत सारी चीजें क्यों होना चाहिए। देखो इन रियलिटी ग्रोथ इज स्टेबल। रियलिटी में क्या होता है, ग्रोथ स्टेबल होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ग्रोथ स्टेबल किस तरीके से। विद सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजनल फ्लक्चुएशन यानी सीजन में किसी न किसी तरीके का आपदा या किसी न किसी तरीके का क्लाइमेटिक इफेक्ट आते रहते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ हमारे स्टेबल हो जाती है। उस ग्रोथ के बारे में अपन देखेंगे। फिर देखते हैं कि जब कोई आपदा आएगा, कोई सीजनल फ्लक्चुएशन आएगा, या किसी तरीके का जैसे कोरोना वायरस आया था, तो उस समय बहुत सारे लोग अपनी जान दे दिए थे, या उसका नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर जो बच गया उसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ। तो फिर कहने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो स्ट्रगल करेगा अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। किस चीज के लिए स्ट्रगल करेगा, तो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। ओनली फ्यू सर्वाइव एट कॉस्ट ऑफ अदर, यानी बहुत कम ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा एट द कॉस्ट ऑफ अदर। का मतलब होता है कि दूसरे के मतलब सहारे, मतलब दूसरे के कॉस्ट पे। दूसरे के कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि रिसोर्स इज लिमिटेड। अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो जब वो जो अनफिटेस्ट था वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो फिटेस्ट सरवाइव करेगा, तो अनफिटेस्ट वाला जो रिसोर्स है उसको मिलेगा।
एट द कॉस्ट ऑफ अदर, इसी को बोलेंगे एट द कॉस्ट। फिर फिटेस्ट कैन सर्वाइव, जो उसमें जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट होगा सर्वाइव कर जाएगा। फिर अनफिटेस्ट कैन एलिमिनेट, वो अनफिटेस्ट जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा। बेसिकली ये रूल है, फंडामेंटल है लाइफ का, क्योंकि हर जमाने में जो जो बड़े लोग हो, जिससे बोलते हैं कमजोर लोगों को, हमें हमेशा मजबूत लोगों ने या जिसके पास पावर है सताया है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश किया है। तो ये हर जमाने में होता है और अभी भी होता है, और ये नेचुरल, ये क्या है, ये एक टाइप से नेचुरल है। क्योंकि अगर इस टाइप से अगर ना हो तो सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और एट द कॉस्ट ऑफ अदर, लोग जो पल रहे हैं वो भी नहीं पल पाएंगे। तो ये नेचुरल फ्लक्स में मतलब सीजनल फ्लक्चुएशन है या नेचुरल सिलेक्शन, इससे बोल दो। चलो बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए? अपन भी पढ़ाने के लिए तैयार है, तो आ जाओ, फिर से चाय वाय पीना है, थोड़ा सा जल्दी से भाग जाओ, क्योंकि जब तक अपन लिखेंगे तब तक आ जाना 1 मिनट 2 मिनट में। चलो बच्चों, ये लग रहा हो धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, अपना स्पीड 3x पे कर ले, क्योंकि प्रीमियम ले चुके होंगे हम। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत पैसे वाले हैं, हम तो भाई पैसे वाले नहीं है इतना, तो अपन प्रीमियम नहीं लेते हैं यूट्यूब का। हाँ भाई, जिसको और लग रहा है कि बहुत फास्ट है तो स्लो कर ले, कितना पे, माइनस नहीं, हाफ पे 1/0.5x पे कर ले। जिसको लगता है कि बहुत मतलब थोड़ा और फास्ट पढ़ना चाहिए तो वो 1.5x पे कर ले। जिसको लगता है कि नहीं ठीक है भाई, तो वो ठीक है भाई, पढ़ते रहे तब तक के लिए। चलो एक देखते हैं, इसमें क्या है, ए में है, देखो एट द कॉस्ट ऑफ अदर, जब पढ़े यहाँ पे ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो किस तरीके से होगा? तो सबसे पहले क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा इंट्रा स्पेसिफिक होगा, यानी अपने ही पढ़ानी में, अपने ही घर में वो सबसे पहले किस चीज के लिए कंपटीशन करेगा? फॉर फूड, शेल्टर के लिए, और फिर मैटिंग के लिए। मैटिंग का मतलब आप लोगों को सर्च कर लेंगे यूट्यूब, मतलब इस पे गूगल पे। मैटिंग का मतलब होता है वही कॉपुलेशन, हाँ, पॉपुलेशन नहीं बच्चों, कॉपुलेशन। मोस्ट सीवियर, ये क्या होगा, जो इंट्रा स्पेसिफिक होगा, मोस्ट सीवियर, बहुत ही ज्यादा एक्यूट के, मतलब क्या होगा, अरे हाँ, मोस्ट सीवियर मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होगा ये, मतलब अपने एक दूसरे के जान लेने के लिए लोग तुल जाएगा, ऐसे होता है। सीवियर के एक्यूट ही बोलते हैं, इन बहुत ही खतरनाक होगा। फिर दूसरा देखते हैं, बी में दिया है इन इंटर स्पेसिफिक, यानी अपने में नहीं होगा। इस इंटर स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि उसकी जो इंट्रा, जैसे इंट्रा मतलब होता है अपने ही घर में लोग लड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। फिर इंटर, दो घर के बीच, यानी दो प्राणियों के बीच, दो ऑर्गेनिज्म के बीच। इंट्रा स्पेसिफिक यानी अपने ऑर्गेनिज्म में ही, जिस टाइप के ऑर्गेनिज्म है वो खुद में अपने सबसे पहले सर्वाइव करने की कोशिश करे। फिर इंटर स्पेसिफिक होगा, यानी दो ऑर्गेनिज्म के बीच उसकी कंपटीशन होगी। इंटर स्पेसिफिक होगा। फिर फूड किसके लिए, अरे हाँ, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, फिर हो गया। तो ये मोस्ट पोटेंस, देखो उसके बारे में, ये मोस्ट सीवियर हो गया, और उसके बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट क्या है, पोटेंट है। मोस्ट पोटेंट यानी पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल फॉर किसके लिए,
मोस्ट पोटेंट फोर्स फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए सबसे पावरफुल फोर्स है। फिर देखते हैं सी में। सी में हो गया सी, अरे बच्चों धक्का नहीं लग रहा। चलो सी में देखते हैं इन्वायरमेंटल। सी में देखते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी हो सकता है, कभी कोरोना वायरस आ गया या कोई भी इन्वायरमेंटल भी हो सकता है इफेक्ट। इन्वायरमेंटल फ्लड जैसे हो गया, फ्लड ETC या कोई एंडेमिक पेंडेमिक, सारे कुछ आते ही जाते रहते हैं। तो इन्वायरमेंटल भी, जिसके कारण। हेलो बच्चों, चलो तैयार हो तो चलो, अपन पढ़ने के लिए भी तैयार है बच्चों, चलो आ जाओ पढ़ने के लिए तैयार है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, चलो हो जाओ तैयार। स्टार्ट करते हैं। इन देखो सबसे पहला कंपटीशन क्या होगा, इंट्रा स्पेसिफिक, यानी उस ऑर्गेनिज्म के खुद ही अपने ही खानदान में हो जाएगा। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब अपने ही खानदान में लड़ेंगे मरेंगे जिएंगे, किसके लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मैटिंग के लिए। फिर देखते हैं मोस्ट सीवियर है ये, जिसके बोलते हैं बहुत ही खतरनाक है इंट्रा स्पेसिफिक, यानी अपने भाई से भाई लड़ लेगा। तो यही है, जीने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। इंटर स्पेसिफिक का मतलब हुआ फूड शेल्टर, यानी दो ऑर्गेनिज्म के बीच होगा शेल्टर के लिए और फूड के लिए। फिर मोस्ट पोटेंट, इसको बोलता है मोस्ट पोटेंट, यानी मोस्ट पावरफुल फोर्स है किस चीज के लिए, फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए, यानी सर्वाइव। एवोल्यूशन इसी तरीके से होता है जिस तरीके से, यानी बहुत सारे ऐसे प्राणी है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको एलिमिनेट करके दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर हावी हो गया, तो अपनी जनरेशन बढ़ा लिया। फिर देखते हैं इन्वायरमेंटल फ्लड। इन्वायरमेंटल में क्या आते हैं, फ्लड आते हैं बेसिकली। फ्लड आते हैं बहुत सारे, मतलब क्लाइमेटिक इफेक्ट, यानी नेचुरल जो घटनाएं होती है, आपदाएं होती है, उनको बोलते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट, जिससे बहुत सारे प्राणी बच जाते हैं। फ्लड में आता है बहुत सारे डूब गए, बहुत सारे बच गए, तो उसका भी नेचुरल सिलेक्शन हो गया। चलो बच्चों पढ़ लिया अपन कंपटीशन के बारे में, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक और एनवायरमेंटल। ये तीन चीजें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सरवाइव करने के लिए किसी भी प्राणी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। देखते हो पहले क्या होता था कि लाइफ स्टाइल बहुत हाई नहीं थे, तो बहुत ज्यादा ही, मतलब सब अपने अपनी जनरेशन को ट्राई करता है कि इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, लेकिन देखता है कि फूड का लिमिटेड है, शेल्टर भी लिमिटेड है, एसी में रहना है सबको, सबको रहना है कूलर में, एसी में, फैन में, फॉर बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग में। तो सब अपने प्रोजेनी को क्या किया, धीरे धीरे उसको रिड्यूस किया, मतलब प्रोजेनी। चलो बच्चों देखते हैं हम लोग तीसरा, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। देखो वेरिएशन एंड हेरिडिटी में अपन क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव इनबिल्ट वेरिएशन। कैसा वेरिएशन होगा, इनबिल्ट, इनबिल्ट वेरिएशन, इनबिल्ट वेरिएशन होगा, यानी उसके अंदर इनहेरिटेड होगा वेरिएशन। वेरिएशन हर ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, पार्ट होगा। जैसे वेरिएशन के बारे में देखते हैं, वेरिएशन, वेरिएशन के बारे में कह रहे हैं कि ये वेरिएशन यूजफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, यूजफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। यूजफुल कब होगा, यूजफुल जो वेरिएशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, तो यूजफुल वेरिएशन को एडप्टिव बोलेंगे।
एडेप्टिव बोलेंगे, जब एडेप्टिव हो जाएगा तो उसको ये कि बेटर रिस्पॉन्स दिखाएगा। बेटर रिस्पॉन्स, अरे यार रिस्पॉन्स नहीं, एडेप्टिव हो जाएगा वेरिएशन, बेटर रिसोर्स को यूटिलाइज करेगा। बेटर रिसोर्स यूटिलाइज क्या करेगा, बेटर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करेंगे। बेटर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करेगा, ठीक है बच्चों। हार्मफुल में क्या होगा कि नॉन एडेप्टिव होगा, ये कैसा होगा बेसिकली, नॉन, अरे यार नॉन एडेप्टिव। हार्मफुल जो होगा तो बेसिकली क्या होगा, नॉन एडेप्टिव, यानी एडाप्ट नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी। और फिर आगे देखते हैं, आगे कुछ पढ़ना है। एक चीज और है कि देखो, एक पॉइंट है कि डार्विन ने क्या कहा, ये पॉइंट याद रखना बच्चों, ये मत बोलना कि एनसीईआरटी से बियॉन्ड जा रहे हैं। डार्विन ने क्या कहा कि वेरिएशंस आर क्या है, और स्मॉल डायरेक्शनल, स्मॉल भी है, डायरेक्शनल भी है, एंड ग्रेजुअल, एंड कैसे है, एंड ग्रेजुअल चेंज। चलो आगे अपन समझा देंगे डार्विन के इस कथन को। कथन हेलो बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए, चलो आ जाओ पढ़ने के लिए, तैयार हो तो अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलो बच्चों तैयार हो, तैयार है सर, चलो आ जाओ। वेरिएशन एंड हेरिडिटी अपन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनबिल्ट वेरिएशन, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर इनबिल्ट वेरिएशन होगा। वेरिएशन दो टाइप का होगा, यूजफुल और हार्मफुल। यूजफुल को एडेप्टिव नेचर का होगा, ये बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन करेगा, ये वेरिएशन हमारे लिए बेहतर होगा। फिर हार्मफुल जो होगा नॉन एडेप्टिव होगा, यानी हमारी बॉडी में एडेप्ट नहीं करेगा, वो हमसे एलिमिनेट हो जाएगा खुद ब खुद। फिर देखते हैं कि डार्विन ने कहा कि वेरिएशन कोई भी वेरिएशन एक टाइप का म्यूटेशन बोलते हैं, आगे भी पढ़ेंगे वेरिएशन किससे कैसे आता है। तो वेरिएशन आ रहा है स्मॉल होगा, डायरेक्शनल होगा, एंड ग्रेजुअल चेंज, यानी बहुत छोटा धीरे धीरे होने वाला ग्रेजुअल चेंज, बहुत ही जनरेशन टू जनरेशन लग जाते हैं एक वेरिएशन होने में, हजारों लाखों साल। तो जिस तरीके से वेरिएशन होता है तो बहुत ही धीरे वाला प्रोसेस है, और म्यूटेशन जो होता है बहुत ही फास्ट काम करता है। तो इसी को बोलेंगे वेरिएशन एंड म्यूटेशन में फर्क बोलेंगे, क्योंकि म्यूटेट जो करता है ना, तो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका बहुत ही फास्ट काम करेगा और म्यूटेट करके अपनी प्रोजेनी को बढ़ा देगा। ठीक है बच्चों, चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, चलो हम भी पढ़ाने के लिए तैयार है। और बच्चे लोग आज की शायरी होगी, बहुत ही बढ़िया शायरी होगी, तो तैयार रहना सुनने के लिए, कोई भागना नहीं घर, अगर जो भाग गया तो उसको पकड़ के लाया जाएगा। फिर देखते हैं, चलो दो और है, 14 नंबर पे देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बेसिकली, अरे नेचुरल सिलेक्शन, हाँ, या ये भी कह सकते हो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कैसा होगा नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सारे की चीज अपन पढ़ेंगे बेसिकली। बहुत ही इसमें क्या होगा, मोर एडेप्ट, अरे मोर एडेप्टिव वेरिएशन,
मोर एडेप्टिव वेरिएशन होगा। ठीक है बच्चे, फिर चांसेस ऑफ सर्वाइवल मोर, इसमें क्या होगा, चांसेस ऑफ सर्वाइवल मोर यानी बहुत ज्यादा होगा। जब चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, कोई भी प्राणी या कोई भी ऑर्गेनिज्म इफ सर्वाइव, अगर सर्वाइव कर गया तो क्या करेगा, लीव, बहुत ज्यादा प्रोजेनी को छोड़ेगा, यानी बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। ठीक है, लीव मोर प्रोजेनी, क्या करेगा, लीव बहुत ज्यादा प्रोजेनी, मोर फिट, और वो भी उसके प्रोजेनी के बारे में कहा जाएगा कि मोर फिट, बहुत ज्यादा फिट होगा, वो उसके जीन में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पावर होगी, उसके बारे में कहा जाएगा मोर फिट, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके आया है वो बच्चा, इसीलिए उसका बच्चा अकॉर्डिंग टू, देखते हैं एक पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू डार्विन, अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस, फिटनेस क्या है, फिटनेस रेफर्स टू, अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस फिटनेस रेफर टू, रेफर्स, अरे है भैया, हाँ रेफर्स टू, किसको रेफर्स करेगा, ओनली, ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। देखो बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए, हम भी पढ़ाने के लिए तैयार है बच्चों, तो तैयार रहो। और फिटनेस के बारे में कहा जाता है, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट, क्या है, एंड रिजल्ट है किसके, एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडॉप्ट, ऑफ एबिलिटी टू adopt, हाँ अडॉप्ट, फिटनेस क्या है, अडॉप्ट एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट selected by nature, selected by नेचर। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए। और एक और है, चलो इसमें ही पढ़ लेते हैं अपन। हेलो बच्चों, नहीं अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। हेलो बच्चों आ जाओ, चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, तो आ जाओ, धूमधाम मचा करके, धूम मचा के पढ़ेंगे, अब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलो बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन पढ़ रहे हैं अपन, नेचुरल सिलेक्शन किसका होगा, यानी सर्वाइवल फॉर ऑफ द फिटेस्ट, किस चीज का सर्वाइवल होगा, तो ये करे मोर एडेप्टिव वेरिएशन। ये बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलते हैं लोगों ने बहुत ही ज्यादा, नेचर ने या ऑर्गेनिज्म ने बहुत एडॉप्ट किया है, उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन को। इसमें क्या होते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल मोर, अगर जो नेचुरल जिसका सिलेक्शन हो गया उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इफ सर्वाइव, अगर सर्वाइव कर गया तो लीव मोर प्रोजेनी, अपने बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, वो भी ऐसे बच्चे पैदा करेगा जिसमें मोर फिट, उसके बच्चे भी बहुत ही फिट होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, इसके हेरिडिटी, उसकी रेजिस्टेंस पावर, उससे बैक्टीरिया पैथोजन से लड़ने की पावर बहुत ज्यादा होगी। बच्चों तो अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से समझो। चलो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन ने क्या कहा कि
फिटनेस रेफर्स, फिटनेस क्या करते हैं, रेफर्स टू ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन ने क्या कहा कि फिटनेस मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस यानी बच्चे पैदा करने की पावर किसके अंदर कितना है, वो पोटेंशियल अपना दिखाएगा, पोटेंट फोर्स दिखाएगा फिटनेस। फिर देखते हैं कि फिटनेस इज द एंड रिजल्ट। फिटनेस के बारे में कहा जाता है कि फिटनेस के एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी, किस चीज की एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। फिटनेस क्या है, लास्ट रिजल्ट है जिस टाइम पे कोई भी आपदा हो या कोई भी क्लाइमेटिक इफेक्ट हो, कोई भी किसी टाइप का नेचुरल सीजनल फ्लक्चुएशन हो, तो उस टाइम पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिटनेस का चेक किया जाता है कि उसके अंदर फिटनेस कितनी है, उसके रेजिस्टिविटी कितनी है। उससे वो क्या होता है, अगर उसका फिटनेस बढ़िया होगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, और नेचुरल इसी को बोलते हैं सिलेक्टेड बाय नेचर। तो बच्चा लोग फिटनेस बहुत जरूरी है, तो अपने आप को फिट रखना है और सारे क्लाइमेटिक इफेक्ट्स का सामना करना है जो भी हो, और लिव मोर प्रेजेनिया, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करना है। अरे तुम्हें नहीं बच्चों, वो तो फिटनेस वाले प्रोजेनी करेंगे। बच्चे लोग तुम्हारे को बहुत ज्यादा पढ़ना है, फिट रहना है अपने पढ़ने के ग्राउंड मैदान में। चलो बच्चे आगे पढ़ते हैं, 5वां नंबर पे है, जो नंबर 5 पे देखते हैं क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेसिकली कि वेरिएशन, हाँ उसमें ये कह रहे हैं बच्चों, वेरिएशन क्या होगा, वेरिएशन एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट ओवर जनरेशन, यानी जनरेशन दर जनरेशन वेरिएशन क्या होगा, ट्रांसफर होता जाएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो जनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज हो जाएगा उससे। फिर देखते हो बच्चों, तो समझते हैं अपन, हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं कि इसमें कहा गया कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज कैसे होगा, तो बेसिकली क्या होगा, वेरिएशन एक्यूमुलेट ओवर जनरेशन। वेरिएशन जो होगा ना, हमारे जनरेशन दर जनरेशन एक दूसरे से ट्रांसफर होगा, इसी को बोलेंगे एक्यूमुलेट, यानी एक दूसरे में जमा होगा। एक्यूमुलेट का मतलब ये होता है, तो वेरिएशन एक दूसरे से एक दूसरे में ट्रांसफर होगा, जैसे पेरेंट से प्रोजेनी में आया, उस प्रोजेनी से उसके प्रोजेनी में जाएगा, फिर इसी तरीके से वेरिएशन क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा हमारे में, फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, और उसी वेरिएशन की वजह से न्यू स्पीसीज जो आएगी उसके अंदर उस टाइप की रेजिस्टिविटी आएगी, और उस टाइप का क्या होगा, बहुत ज्यादा ही रेसिस्टेंट आएगा, उसी को बोलेंगे फिट, मोर फिट हो जाएगा। फिर देखते बच्चों कुछ चीजें हैं कि, हाँ चलो पढ़ लेते हैं हम लोग, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है थोड़ा सा, उसको बता देते हैं, क्योंकि ये आपको अगर याद रह गया तो बहुत ही बढ़िया मजा आएगा पढ़ने में। तो देखो, डार्विन ऑल्सो एक्सप्लेन, एक्स्ट्रा पॉइंट देखो लिखा देते हैं। डार्विन ने क्या किया, डार्विन ऑल्सो एक्सप्लेन, क्या किस चीज का एक्सप्लेनेशन किया, तो थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन। फिर देखते हैं थ्योरी ऑफ पेंजिन्स। तो फिर उसकी क्रिटिसिज्म हो गई, क्रिटिसिज्म बेसिकली होना ही चाहिए था, तो क्रिटिसिज्म में देखते हैं, क्रिटिसिज्म,
क्रिटिसिज्म में क्या हुआ कि फिर डार्विन ने फिर कहा, जब क्रिटिसिज्म हो तो वेरिएशन, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्टेजियल ऑर्गन्स। हेलो बच्चों, चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए। हेलो बच्चों, चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, तो चलो अपन पढ़ते हैं तैयार, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और चलो वो लास्ट में शायरी सुनाएंगे। डार्विन आल्सो एक्सप्लेन, कि डार्विन ने क्या एक्सप्लेन किया, तो थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ पेंजिन्स, थ्योरी ऑफ पेंजिन्स को, फिर सेक्सुअल सिलेक्शन होगा या पेंजिन्स के बारे में कहा। फिर क्रिटिसिज्म में देखते हैं डार्विन ने क्या क्रिटिसिज्म, वेरिएशन और अराइवल ऑफ द फिटेस्ट और वेस्टिजियल ऑर्गन्स, इस चीज की क्रिटिसिज्म हुई। चलो बच्चों, तब तक के लिए अपन पढ़ लिए हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें भाई लोग, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। जो गलत कमेंट्स करेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो बच्चों लोग तैयार हो, तो पढ़ने के लिए तैयार हो, तो पढ़ लिए। अब क्या करेंगे, बेसिकली हमने सोचा था कि आप लोगों को शायरी सुनाएं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, तो कैसे सुनाए शायरी। आप लोग सब्सक्राइब करें,